हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एक्विजिशन ऑफ बिजनेस को कंटिन्यू करते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समामेलन पूर्व के लाभ या हानि। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है समामेलन। समामेलन मतलब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर देना कंपनीज एक्ट 1930 के अंदर। जो अभी हमारा रूल चल रहा है कंपनीज एक्ट 1930, उसके अंदर अगर किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कर दिया जाए उसे कहते हैं इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अभी देखिए इनकॉर्पोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो किसी कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एबीसी कंपनी, अगर वो नई कंपनी है, न्यू बिजनेस है और नई कंपनी अभी बनी है तो उसे कंपनीज एक्ट 1930 के अंदर रजिस्टर करवा देंगे और उसके बाद उसे क्या मिल जाएगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो एक इजीली प्रोसेस होता है और वो सिंपली प्रोसेस होता है जो कि नॉर्मली किसी कंपनी में किया जा सकता है, किसी न्यू कंपनी में। लेकिन अगर इसी एबीसी कंपनी ने या ये जो एबीसी कंपनी है वो किसी बिजनेस को टेक ओवर करके या एक्विजिशन करके वो नई कंपनी बनाई गई है एबीसी कंपनी, तो ये कंपनी जो है वो किसी रनिंग बिजनेस को क्या करती है, एक्वायर करती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कंपनी को इनकॉर्पोरेट तो करवाना ही है कंपनीज एक्ट 1930 में, लेकिन उसका बिजनेस पहले से ही स्टार्ट होता है, पहले से ही चल रहा होता है। जबकि जो नई कंपनी होती है वो एग्जिस्टेंस में आने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कि कोई नई कंपनी अगर अपना इनकॉर्पोरेशन वाला रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेती है उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करती है। क्लियर। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो किसी बिजनेस को टेक ओवर करके या एक्वायर करके अपना बिजनेस नई कंपनी में कन्वर्ट करके या नया बिजनेस या नई कंपनी बना के फिर वो स्टार्ट होती है, तो वो एक अलग मैटर होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि बिजनेस पहले से ही स्टार्ट होता है क्योंकि उसने किसी रनिंग बिजनेस को क्या किया है, एक्वायर किया है और इसके बाद उसको इनकॉर्पोरेशन का क्या मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है इसमें चांसेस होते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के। मतलब इसमें इनकॉर्पोरेशन के पहले भी क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। जबकि कोई नई कंपनी होती है तो वो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और ये जो टेक ओवर करके नई कंपनी बनाई गई है या किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर किया है तो उसने रनिंग बिजनेस को परचेज किया है तो उसका बिजनेस पहले से ही चल रहा होता है, जबकि उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट बाद में मिलता है। मतलब वो कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में बाद में आती है लेकिन बिजनेस पहले ही स्टार्ट कर चुकी होती है। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एबीसी कंपनी ने 1 अप्रैल को किसी बिजनेस को क्या किया, एक्वायर किया। ठीक है, फिर उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया कंपनीज एक्ट 1930 के अंदर और उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको रिसीव हुआ 1 जुलाई 2000 में 2020 में उसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट रिसीव हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये कंपनी अपना बिजनेस पहले से ही कंटिन्यू करती आ रही है, जबकि लीगली वो कंपनी एग्जिस्टेंस में कब आई, 1 जुलाई को आई। ठीक है, अब देखिए अब हम पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड ले लेते हैं 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 तक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि कोई भी बिजनेस अपना जो अकाउंटिंग पीरियड रखेगा या अकाउंटिंग टाइम पीरियड रखेगा वो पूरे 12 मंथ का रखेगा। ठीक है, अब देखिए उस कंपनी ने 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक जितना भी प्रॉफिट अर्न किया या जितना भी उसे लॉस हुआ वो होगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और इसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो होगा प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्लियर हो रहा है मैटर। देखिए एक कंपनी ने किसी बिजनेस को 1 अप्रैल को एक्वायर किया और उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ 1 जुलाई को, मतलब वो कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में आई है 1 जुलाई को। 1 जुलाई के बाद ही वो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, बाद ही वो कंपनी बनी है। ठीक है, और 31 मार्च तक उसने अपना अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट किया। तो हमने क्या किया, इस पूरे 12 मंथ के टाइम पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो 1 अप्रैल टू 1 जुलाई टाइम पीरियड जो हो गया वो किसका हो गया, प्री इनकॉर्पोरेशन का, और 1 जुलाई टू 31 मार्च हो गया पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। क्लियर हो गया। तो इस टाइम पीरियड में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सब का सब क्या होगा, प्री इनकॉर्पोरेशन होगा, और इस टाइम पीरियड में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन होगा। क्लियर होगा। फिर देखिए हमें क्या करना है कि इस पूरे ईयर के, अब देखिए
अगर बीच में टाइम पीरियड, अकाउंटिंग टाइम पीरियड बीच में ही तोड़ दिया जाए या बीच में ही कंपनी के अकाउंट्स बंद कर दिए जाए, तब तो प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो जाता है बहुत ईजी। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि किसी भी बिजनेस का अकाउंटिंग टाइम पीरियड होता है 12 मंथ का, इसलिए हमें उस टाइम पीरियड को ही प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर डिवाइड करना होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है और जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। मतलब ऐसा क्या होता है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को अलग करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें इन दोनों को अलग करना है? तो वो दोनों ही प्रॉफिट नेचर में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। वो दोनों ही प्रॉफिट का नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि प्री इनकॉर्पोरेशन वाला जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल नेचर का होता है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला जो प्रॉफिट होगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा। इसलिए इन दोनों को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए, हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो ये प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है उनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। देखिए, जो ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी, उन्हें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं कैपिटल नेचर। इनका नेचर क्या होता है? कैपिटल नेचर होता है, इसलिए इन्हें कैपिटल रिजर्व में या फिर गुडविल में ट्रांसफ़र किया जाता है। क्लियर हो गया? आपको क्या करना है कि प्री इनकॉर्पोरेशन जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कौन से नेचर के होंगे? कैपिटल नेचर के होंगे। तो अगर वो प्रॉफिट है तो वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में और कैपिटल रिजर्व की तरह ट्रीट होगा। ठीक है? और अगर वो लॉस है तो उसे गुडविल से राइट ऑफ करना होगा। क्लियर हो रहा है मैटर? तो ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन होता है प्रॉफिट, वो कैपिटल नेचर का होता है। ठीक है? तो इन्हें हमें कैपिटल रिजर्व की तरह ही ट्रीट करना होता है, इसलिए हमें इसे दूसरे प्रॉफिट से अलग करना होता है, मतलब पोस्ट वाले प्रॉफिट से अलग करना होता है। फिर देखिए, पोस्ट वाला जो प्रॉफिट होता है वो रिवेन्यू नेचर का होता है और वो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, जबकि जो लॉस होता है वो गुडविल से राइट ऑफ होता है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल नेचर। और जो पोस्ट प्रॉफिट और लॉस है वो दोनों ही किस में जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बिकॉज इट इज़ रिवेन्यू नेचर। ठीक है? ये रिवेन्यू नेचर के होते हैं। तो ये है इनका ट्रीटमेंट। अब हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर यही करना है कि हमें प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को अलग करना है। और देखिए, इसे अलग करने का जो प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से है। एसरटेन द प्रॉफिट प्रायर और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। जो पोस्ट और प्रायर इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है उसे अलग करना है। तो देखिए, प्रॉफिट को हमें दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। और वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? एक्सपेंसेस में से, इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करके। ठीक है? इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ऐसी इनकम जो कि प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है उनमें से प्री इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है और पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड इनकम में से पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है। ठीक है? अब देखिए, क्वेश्चन जो होगा वो आपको दे रखा होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है? इसको करना कैसे है? देखिए, आपको क्वेश्चन गिवन होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में। इसमें से आपको एक्सपेंसेस एंड इनकम को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। ठीक है? आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में दिया होगा और इसमें आपको एक्सपेंसेस और इनकम को प्री और पोस्ट में अलग करना है। ठीक है? इसके लिए आपके पास होंगे दो टूल्स मीन्स दो रेशियो होंगे आपके पास। फर्स्ट टाइम रेशियो होगा, सेकंड सेल्स रेशियो होगा। मतलब आप चाहे तो प्री और पोस्ट में डिवाइड करने के लिए टाइम रेशियो को और सेल्स रेशियो को, ये दो रेशियो हमें यूज़ करने होंगे। तो ये दो रेशियो यूज़ करके हम प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट निकाल देंगे। ठीक है? फिर देन आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ P&L। स्टेटमेंट ऑफ P&L में इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको शो करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, एक प्री का बनेगा और एक पोस्ट का कॉलम बनेगा। प्री में सारे प्री वाला इनकम्स और प्री वाले एक्सपेंसेस आपको माइनस करने हैं। यहाँ पे ऊपर हम सारी इनकम लिख देंगे जो प्री इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होगी और लेस कर देंगे उसमें से एक्सपेंसेस प्री और पोस्ट वाले।
ठीक है। तो देखिए प्री वाली जो इनकम होगी वो हम यहाँ लिखेंगे और प्री वाले एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको प्री इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट मिल जाएगा। और इसी तरह पोस्ट के साथ में करेंगे तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर है इसको करने का। अब आगे देखिए, अब आपको जो एक्सपेंसेस और इनकम है इसका अपॉइंटमेंट करना होगा। तो इसके लिए आपके पास बेसिस है 2, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो, ठीक है। तो हम देखिए टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। टाइम रेशियो विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइम पीरियड बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बिजनेस को 1 अप्रैल को एक्वायर किया गया है और उसे 1 जुलाई को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ है, तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना टाइम पीरियड है, जैसे 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कितना टाइम पीरियड है, 3 मंथ का टाइम पीरियड है। तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा आपके प्री इनकॉर्पोरेशन, इसे हम ट्रीट करेंगे प्री। और 1 जुलाई टू 31 मार्च जो टाइम पीरियड रहेगा वो 9 मंथ का, वो रहेगा पोस्ट, ठीक है। तो ये प्री और पोस्ट टाइम पीरियड आ गया आपके पास में। आपको क्या करना है, डेट ऑफ एक्विजिशन जो भी रहे, यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल ली है, कोई भी डेट हो सकती है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन से डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक का जो भी रहेगा वो प्री का टाइम पीरियड रहेगा, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद से ईयर एंडिंग तक का जो टाइम पीरियड रहेगा वो पोस्ट का रहेगा, ठीक है। फिर आपको इनका निकालना है रेशियो। तो हमने 3:9 कर दिया और इसे सिंप्लीफाई करके 1:3 कर दिया, ठीक है। तो ये है हमारा टाइम रेशियो। अब हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो कि टाइम रेशियो में क्या होंगे, डिवाइड होंगे या टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्री और पोस्ट टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हमें इन्हें टाइम रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब वो एक्सपेंसेस मोस्टली होते हैं P&L से रिलेटेड, फिक्स एक्सपेंसेस। P&L से रिलेटेड जितने भी फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं वो टाइम रेशियो के अंदर डिवाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरीज, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स हैं और P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। तो इन्हें हमें टाइम रेशियो के अंदर क्या करना है, डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है, प्री इनकॉर्पोरेशन में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के अंदर डिवाइड होंगे टाइम रेशियो के अंदर, ठीक है। फिर चलते हैं हम सेल्स रेशियो की तरफ। सेल्स रेशियो विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। आपको क्वेश्चन में सेल्स प्रायर इनकॉर्पोरेशन कितनी थी एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितनी है वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, तो उस बेसिस पे आप सेल्स रेशियो कैलकुलेट करोगे। एंड सेल्स रेशियो कैलकुलेट करने के बाद में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हमें सेल्स के रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जैसे देखिए परचेज सेल्स रेशियो में जाएगा, और कैरेज आउटवर्ड, चेंज इन इन्वेंट्रीज और कैरेज इनवर्ड। जो ये नया वाला कंपनी एक्ट 2013 में P&L का आपको फॉर्मेट दे रखा है, उसमें स्टॉक चेंज इन इन्वेंट्री के फॉर्मेट में शो किए जाते हैं। तो ये जो सारे एक्सपेंसेस है, परचेज, कैरेज इन आउटवर्ड, चेंज इन इन्वेंट्री और कैरेज इनवर्ड, ये सेल्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। आगे और भी एक्सपेंसेस है, जैसे एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड होती है सेल्स से, तो ये भी सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर है कमीशन ऑन सेल्स, फिर एक्सपेंसेस ऑन एजेंट्स, बैड डेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैश डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस जो कि क्लियरली रिलेटेड होते हैं प्रायर इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से। कुछ एक्सपेंसेस होते ही ऐसे हैं जो कि क्लियरली किससे रिलेटेड होंगे, प्रायर इनकॉर्पोरेशन से। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ ओनर, अगर किसी कंपनी ने किसी फर्म या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्वायर किया है, तो उसमें देखिए एक कंपनी क्या करती है, प्रोप्राइटरशिप या फर्म, पार्टनरशिप फर्म को एक्वायर करती है, तो इसमें सैलरी ऑफ ओनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कि किसी कंपनी के अंदर नहीं हो सकते, ये किसी इंडिविजुअल बिजनेस या फिर फर्म में ही हो सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस किससे रिलेटेड होंगे, प्रायर इनकॉर्पोरेशन से, ठीक है। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं, तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो देखिए उनमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन एंड शेयर ट्रांसफ़र फीस,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो किसी कंपनी के अंदर ही हो सकते हैं। तो हमें कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन्हें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस के अंदर डालना है आपको। फिर देखिए एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि इंटरेस्ट से रिलेटेड है। इंटरेस्ट इज़ पेड टू वेंडर फॉर डिले इन पेमेंट। अगर हमने वेंडर को पेमेंट करने में किसी भी तरह का डिले किया है तो उसे अगर हम इंटरेस्ट पेड करते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इन एक्चुअल टाइम रेशियो, तो इसे हमें एक्चुअल टाइम रेशियो के अंदर डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि 1 अप्रैल को हमने बिज़नेस एक्वायर किया, फिर आपको सर्टिफिकेट मिला है 1 जुलाई को, जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट, ठीक है, और ये है आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है। अब देखिए मैंने अपने वेंडर को जो पेमेंट किया वो मैंने किया 30 अक्टूबर को, ठीक है, 30 अक्टूबर को मैंने क्या किया, वेंडर को पेमेंट किया। अब देखिए 1 अप्रैल को बिजनेस एक्वायर किया, 1 जुलाई को हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ और 30 अक्टूबर को वेंडर को पेमेंट किया गया। तो इसके लिए देखिए हमें कैसे रेशियो निकालना है, ये भी टाइम रेशियो निकालना है। ये प्री का टाइम पीरियड जो है 3 मंथ ये तो रहेगा ही, और इनकॉर्पोरेशन के बाद में जुलाई टू अक्टूबर, तो कितने मंथ होते हैं, जुलाई अक्टूबर 30 है तो 2 मंथ ये रहेंगे आपके। तो ये जो 2 मंथ है इनका जो रेशियो निकलेगा वो 3:2 का निकलेगा। क्लियर हो रहा है, ये एक्चुअल टाइम रेशियो निकलेगा 3:2। ऐसे नहीं है कि 3:9 में आप इसे डिवाइड कर दोगे। इसका पेमेंट अक्टूबर तक हुआ है तो आपको 1 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का टाइम रेशियो निकालना है प्री और पोस्ट का। तो प्री का तो 3 मंथ था ही, पोस्ट में देखिए अब सिर्फ 2 मंथ रहा है क्योंकि अक्टूबर में हमने पेमेंट कर दिया, तो ये डिवाइडेड होगा 3:2 के अंदर। क्लियर हो गया। तो ये आपके था प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी इनकॉर्पोरेशन से पहले के होंगे उन्हें हमें अलग करना होगा, क्योंकि उनका नेचर क्या होता है, कैपिटल नेचर होता है, और वो एक नॉर्मल रिवेन्यू प्रॉफिट की तरह डिविडेंड के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते, इसलिए हमें उस कैपिटल नेचर के प्रॉफिट को अलग करना होता है। इसलिए हम प्रॉफिट प्रायर टू और प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेटेड प्रॉफिट को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर आपके अलग करने का प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।